गांव में अकेले रहने वाले गंगाराम जी जब 90 वर्ष की उम्र पूरी कर दिवंगत हुए तो महानगरों में रहने वाले उनके चारों बेटे अंतिम क्रियाविधि करने गांव में एकत्र हुए। 13 दिन तक गंगाराम जी के जीवन के गौरवशाली अध्याय खुलते रहे। गंगाराम जी के पास छोटी खेती और पंडिताई का काम था। वो पढ़ाई का महत्व समझते थे। जीवन में अनेक अभाव सहन कर चारों बेटों को पढ़ने बाहर भेजा। उनकी पंडिताई और पत्नी जानकी की खेती कार्य में मेहनत के बलबूते चारों बेटे देश के अलग अलग महानगरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पैकेज वाली नौकरी लग गए। राजनीति के लिए कहा जाता है, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। गंगाराम जी को लगता यह वाक्य तो जीवन के लिए भी सत्य जान पड़ता है। आसपास के गांवों तक में गंगाराम जी की संतानों की उन्नति की चर्चा होती थी। बड़ी नौकरियां करने वाली संतानें गंगाराम जी के गांव से मिलों दूर थीं। बहुएं सामान्य परिवार की लड़कियां थीं, पर महानगरों की हवा लगने से अत्याधुनिकताओं के शिल्प में ढल गई थीं। बरसों पहले जब गांव के लोगों ने बाध्य किया, खेती, किसानी, पंडिताई के झंझट छोड़ो और बच्चों के पास जाकर आराम से बुढ़ापा गुजारो। पत्नी जानकी ने भी उत्साहित होकर चलने का आग्रह किया। एक एक सप्ताह चारों बेटों के महानगरों में गुजार कर लौट आए थे। वहां की जीवन शैली में बेटों के फ्लैट घर की तरह नहीं, होटल जैसे लगे। सुख सुविधाएं सारी, पर आत्मीयता का अभाव। बेटे सुबह सवेरे घर से काम पर निकल जाते और रात को 10 बजे पहले नहीं लौट पाते। बहुओं का अपना सर्कल, उनकी किटी पार्टियां, फिर बूढ़ों के रहने से उनका संकोच स्वतंत्रता में खलल सोचा था। पोते पोतियों के साथ समय गुजारेंगे, पर उनकी पढ़ाई, ट्यूशन, हॉबी क्लासेस न जाने क्या क्या। कभी प्रेम से बच्चों की गलबहियां लेनी भी चाहिए तो वो बच्चे इतने संकोच से भर असहज हो जाते, जैसे वो दादा दादी न होकर अजायब घर से आए, कोई वनमानुष हों, गांव लौट आए थे। फिर कभी बेटों के वहां जाना नहीं हुआ। बेटे कहते भी थे, पर वो टारगेट पूरे करने का तनाव झेलने वाले बेटों को अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं समझते थे। हंसी में टाल देते। यहाँ गांव की ताजा हवा में रहना अच्छा लगता है। गंगाराम जी के चारों बेटे उनसे असहमत होते हुए भी कभी उनसे प्रतिवाद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने चारों बेटों को कह दिया, चाहे जहां रहो, पर दीपावली के त्योहार पर 2 दिन के लिए ही सही गांव में आओ। यहां तक तो ठीक था, पर आगे उन्होंने कहा, प्रतिमाह मुझे 100 रुपए हाथ खर्ची के दिया करो। पहली आज्ञा तो फिर भी ठीक थी, पर हाथ खर्ची वाली बात बेटों बहुओं को कुछ जमी नहीं। कहाँ कुछ नहीं, पर मन ही मन कूढ़ रहे थे। पिताजी चौथ वसूल कर रहे हैं, कोई कहता जीएसटी लगा रहे हैं। महंगाई के साथ ही पिताजी यह राशि बढ़ा रहे थे, जो वर्तमान में 2,000 रुपए प्रतिमाह थी। 3,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में फूंक देने वाली बहुएं कहती रहती, महानगरों के खर्चों में घर पूरा नहीं पड़ता, और पिताजी यह 2,000 का नश्तर लगा रहे हैं। बेटों ने चाहे जिस भाव से भी हो, पर पिता की दोनों इच्छाओं का जीवन भर पालन किया। जानकी देवी भी बच्चों से रुपए मांगने से सहमत नहीं थी। बाप होकर क्या संतानों से मांगते हो? बेटा होकर खाया जा सकता है, बाप होकर नहीं। पर गंगाराम जी कहते, यह तो संतानों का कर्तव्य है। समय तेजी से भाग रहा था। 2 वर्ष पूर्व जानकी भी स्वर्ग सिधार गई, पर गंगाराम जी किसी बेटे के साथ नहीं गए। कहते, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, गांव में ही रहूंगा आगे। प्रभु इच्छा। अब जब गंगाराम जी की 13वीं भी हो गई, तब बहुओं ने सुझाव दिया, यहां गांव में तो अब कौन रहेगा लगे, हाथ घर खेती सब बेचकर ही जाएं। इसी पर विचार चल रहा था, घर का सामान भी बेच दें। पिताजी का यह बिना ताले वाला जंग लगा, संदूक भी भंगार में दे दें। एक बार देखने के हिसाब से संदूक खोला तो संतानों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पोते पोतियों के नाम की बैंक एफडी मिली, साथ ही बेटों से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब था। कानी कौड़ी भी उन्होंने काम में नहीं ली थी। सारी राशि की यह एफडी थी। उसके नीचे उनकी लिखी हुई वसीयत मिली, जिसमें लिखा था, गांव का यह घर नहीं बेचा जाए, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे कंपनियों के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे और उनकी संतानों से भी जब उनका मोहभंग हो जाएगा, तब महानगर की चरम निराशा में यह घर उनको एक विकल्प के रूप में शांति और शरण देगा। बेटों की आंखें भर आई थीं और वो दिवंगत पिता की तस्वीर में उनकी आंखों में झलक रही दूरदृष्टि को देख रहे थे।